नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और आज के हमारे एमसीक्यू वीडियो का टॉपिक रहेगा इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन जो कि एक बहुत बड़ा मैटर रहता है हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर और कम्युनिटी सेटअप के अंदर। उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के तरीके क्या है, इन्फेक्शन क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स जो है वो मल्टीपल ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस विद रैशनल हम सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखें और अपना व्यू जरूर बनाएं। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक बटन को दबाना ना भूलें और फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स और मैक्सिमम जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स है जो कि इस एग्जाम को क्रैक करने के सपने देख रहे हैं वो फटाफट से जुड़ जाए। और इस एक शानदार सेशन की हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन तरीके से, ताकि जो है हम एग्जाम में अपना बेस्ट दे पाए। तो एक शानदार थॉट के साथ में शुरुआत करूंगा मैं इस शानदार सेशन की। आप लोग फटाफट से मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए। और आज का हमारा थॉट है कि द लैक ऑफ डेडिकेशन इज एन इंसल्ट दोज हु बिलीव इन यू। गिव लाइफ योर बेस्ट एंड ड्रीम बिग। आप अगर बिना डेडिकेशन के साथ में प्रयास करते हैं, आपकी मेहनत जो है वो बिना डेडिकेशन की है, तो सारे लोग जो आप पे विश्वास करते हैं, आपकी सफल होने के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब लोगों की आप इंसल्ट कर रहे हैं। द मीन इज दैट कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ करें। और अगर आप पूरा अपना डेडिकेशन, अपनी लॉयलिटी दिखाएंगे पढ़ाई के प्रति, तो वो सारे लोग जो आप पे विश्वास करते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स जो आप पे पूरा विश्वास करते हैं, वो उनका विश्वास जो है आप फुलफिल कर पाएंगे। और अगर आपने यहाँ पे डेडिकेशन नहीं दिखाया तो आप उन लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं जो आप पे पूरा विश्वास करते हैं। तो कम से कम विश्वास करने वाले लोगों के का कभी भी विश्वास ना तोड़ें और अपना डेडिकेशन, अपनी ईमानदारी पूरी दिखाएं। जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, इससे होगा क्या, इससे एक ही काम होगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफल होंगे, है ना। उन विश्वास करने वाले लोगों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने डेडिकेशन नहीं दिखाया तो आपकी लाइफ जो है वो नहीं बन पाएगी जो आप लाइफ को बनाना चाहते हैं। तो टाइम है, अच्छा टाइम है, अच्छे से यूज करें, अच्छा मैटर पढ़े और अपने सपने की तरफ बढ़े। वो सपना जो आपने खुद ने देखा है, अपने लिए देखा है, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाएं और एक डेडिकेशन के साथ में स्टडी करें। इसी बेहतरीन थॉट के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाफ एन आवर का ये शानदार सेशन रहेगा। आप लोगों से गुजारिश, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना बेस्ट आंसर लगातार हर एक एमसीक्यू में देते रहिएगा और कंसेप्ट को सीखते रहिएगा। ऑल दी बेस्ट। शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन का। नंबर 1 क्वेश्चन अपने सामने है। If a microorganism is known to produce a disease, it is referred to as। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉन टू प्रोड्यूस ए डिजीज है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसका रेफरेंस क्या रहेगा? उसको पैथोजन कहेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है। उसको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, या उसको नॉर्मल फ्लोरा के नाम से हम जानेंगे, या ए एंड बी ओनली, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही, पैथोजन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन टू प्रोड्यूस ए डिजीज है, जो बीमारी प्रोड्यूस करते हैं, उनको रेफर किस नाम से करेंगे? पैथोजन, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल फ्लोरा, ए एंड बी ओनली। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। मैक्सिमम लोगों ने जवाब लिखा है, फटाफट से जवाब लिखे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैक्सिमम पीपल आर एक्सीलेंटली आंसर्ड, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए पैथोजन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। देखिएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करता है, उसको हम पैथोजन के नाम से भी जानते हैं और उसको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, है ना। हम कहते हैं कि ये जो पैथोजन है, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, या ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक जन वाले होते हैं, मतलब पैथोजन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों को अगर हम रेफरेंस देवे तो दोनों का मीन वही है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। ए एंड बी दोनों, है ना, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक्सीलेंट। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए पैथोजन और पैथोजेनिक के बारे में।
और उन्होंने बोला पैथोजन तो नहीं होगा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो ये दोनों ही सेम ही है, और वो सारी जो डिजीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम पैथोजन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन आर। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है साधन। तो सबसे कॉमन तरीका क्या होता है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का? अगर आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन की स्प्रेडिंग कैसे होती है। क्या मोस्ट वे हो रहेगा जिससे इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है? स्प्रेडिंग कैसे रहती है? जैसे अभी कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, तो इसकी स्प्रेडिंग कैसे रहती है? तो खांसने और छींकने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये एनवायरमेंट में फैलता है, ऐसा हमने निकाला। तो स्प्रेडिंग का हमें मोस्ट कॉमन मीन पता था, इसलिए हमने जो है अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा दिया ताकि इसकी स्प्रेडिंग नहीं हो, है कि नहीं है? तो मोस्ट कॉमन मीन क्या रहेगा स्प्रेडिंग का? सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, गंदे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे होता है, इन्फेक्टेड पेशेंट से होता है, ह्यूमन हैंड से होता है, डोमेस्टिक एनिमल से होता है। मोस्ट कॉमन मीन कौन सा है? सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि आर्टिकल्स है, इन्फेक्टेड पेशेंट से, एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे को देता है, ये मोस्ट कॉमन तरीका है, ह्यूमन हैंड्स, हैंड के द्वारा, और डोमेस्टिक एनिमल। क्या रहेगा मोस्ट कॉमन मीन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने करेक्ट आंसर दिया है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं, बी जवाब बिल्कुल खोटा है, ये सही नहीं है। इन्फेक्टेड पेशेंट करता है लेकिन ये मोस्ट कॉमन तरीका नहीं है। सबसे मोस्ट कॉमन तरीका तो क्या है? बहुत बढ़िया, सी, ह्यूमन हैंड्स। इन्फेक्टेड हैंड्स ही मोस्ट कॉमन तरीका है। अगर आपके हाथ स्वच्छ दिख भी रहे फिर भी वो स्वच्छ नहीं है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करें। जितनी बार आप हाथ को धोएंगे उतने आपके हाथ स्वस्थ रहेंगे, और जितने हाथ स्वच्छ रहेंगे उतनी ही बीमारी जो है होने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। हैंड हाइजीन, हैंड सैनिटाइजर सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है इन्फेक्शन के स्प्रेडिंग को रोकने का, है ना? क्योंकि हैंड, ह्यूमन हैंड ही सबसे मोस्ट कॉमन मीन्स है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के। तो अगर आपको इन्फेक्शन की स्प्रेडिंग को कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना है, तो आपको हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग काम लेना पड़ेगा। हैंड वॉश और हैंड हाइजीन और हैंड सैनिटाइजर, सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करें। हैंड वॉश जो है उसकी प्रॉपर टेक्निक के लिए आपको 7 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के। प्रॉपर टेक्निक से हैंड वॉशिंग करें, है ना? सोप एंड वाटर से हैंड हाइजीन करना होता है। हैंड सैनिटाइजर भी काम में ले सकते हैं। हैंड वॉश जो होता है वो मेडिकल और सर्जिकल दो तरीके का होता है। मेडिकल हैंड वॉश जो होता है वो 40 से 60 सेकंड का होना चाहिए। सर्जिकल हैंड वॉश जो होता है वो लगभग 5 मिनट तक, 3 से 5 मिनट का होता है। पर मेडिकल हैंड वॉश 40 से 60 सेकंड का होता है, सोप एंड वाटर से करते हैं, 7 स्टेप को फॉलो करते हुए करना चाहिए। अगर आप हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर काम में ले रहे हैं तो 20 से 30 सेकंड का टाइम पीरियड होता है हैंड हाइजीन को करने का, हैंड सैनिटाइज करने का। उसमें भी 7 स्टेप ही फॉलो करने हैं आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग। ह्यूमन हैंड्स ही मोस्ट कॉमन मीन है ट्रांसमिशन ऑफ और स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। तो आपको हैंड हाइजीन काम में लेना होता है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने अपनी गाइडलाइन के अंदर 5 ऐसे कार्डिनल मूवमेंट दिए हैं जिसमें हैंड हाइजीन को मेंटेन करना होता है। तो अगर आपको स्टेप पूछे तो 7 होते हैं, और मूवमेंट पूछे तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल वाले क्वेश्चंस के अंदर। हैंड हाइजीन और हैंड वॉश के स्टेप्स और हैंड जो है वॉशिंग के मूवमेंट कौन से होते हैं? तो 5 मूवमेंट्स, 7 स्टेप। Next, which of the following are the factors that increase a patient's potential for acquiring a nosocomial infection? कौन से फैक्टर है, कुछ फैक्टर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इंक्रीज करेंगे पेशेंट का पोटेंशियल कि वो नोजोकोमियल इन्फेक्शन एक्वायर करेगा। नाउ नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल से एक्वायर होता है। क्वेश्चन दिया, ऑप्शन है एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्ट्रेस और इनएडिक्वेट स्ट्रेस। दो तरह के स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, है ना? दो तरीके के स्ट्रेस है। तो एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्ट्रेस और इनएडिक्वेट स्ट्रेस, या स्ट्रेस की जगह इनएडिक्वेट
हाइजीन लिख सकते हो आप, इनएडिक्वेट हाइजीन इज द गुड ऑप्शन, इनएडिक्वेट हाइजीन, विच इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन ने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर, कुछ फैक्टर लिखे हुए हैं, वो इंक्रीज करते हैं एक पेशेंट की पोटेंशियलिटी, और किसके प्रति पोटेंशियलिटी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को एक्वायर करने की पोटेंशियलिटी, मतलब एक मरीज हॉस्पिटल सेटअप के अंदर है तो उसको वहां से इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है, जिसके कारण रहेगा कौन सा फैक्टर है जो उसमें वो इन्फेक्शन करने की पूरी संभावना को पैदा करता है, उसकी उम्र, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसकी स्ट्रेस वाली सिचुएशन, या उसका इनएडिक्वेट हाइजीन। विच फैक्टर इंक्रीज द potentiality of that particular patient that he or she can acquire nosocomial infection। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है, और कुछ लोगों का जवाब न्यूट्रिशनल स्टेटस है, दैट इज बी, कुछ लोगों का जवाब डी है, दैट इज इनएडिक्वेट हाइजीन। लेकिन किसी ने एज के बारे में नहीं सोचा, किसी ने स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचा, फैक्टर यहाँ पे पूछे हैं। और क्वेश्चन में एक बात आप देख सकते हो, यहाँ फैक्टर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती है, तो यस मैक्सिमम चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्ट्रेस और इनएडिक्वेट हाइजीन, हो सकता है चारों ही जवाब है कि नहीं है, हो सकता है इनमें से एक हो, आप लोगों ने इतना सोचा नहीं और इन्हीं में से जवाब देने में अपन लग गए। सो द एक्चुअली आंसर जो है वो अभी तक आया नहीं है, एंड दैट इज ई, ऑल ऑफ दी अबव। बहुत अच्छे, अब करेक्ट आंसर आप लोगों ने सामने है, और द करेक्ट आंसर इज ई, रियली दीज ऑल आर दी फैक्टर विच कैन कॉज नोजोकोमियल इन्फेक्शन के प्रति प्रोन करते हैं मरीज को, एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्ट्रेस और इनएडिक्वेट हाइजीन, ये चारों ही फैक्टर है जो मरीज को प्रोन करते हैं कि उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ई, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। हालांकि एग्जाम में आपको ई ऑप्शन थोड़ा नहीं मिलता है, चार ही मिलते हैं, इसलिए आप चार को ही लेके सोचते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में ये ऑप्शन भी होता कि नहीं होता, कभी कभी चारों चीजें अपने को सही लगती है तो एक पांचों ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है। सेल्फ लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में भी ऐसा होता है, कई बार जिंदगी में अपने को ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जो है वहां पे सभी चीजें सही है तो नया ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है ना। तो उस तरीके का ये सिचुएशन है, यहाँ पे पांच ऑप्शन क्रिएट करना पड़ा क्योंकि चारों ही चीजें सही है, तो आप उनमें से एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कोई, क्योंकि सब एक जैसी है, तो फिर कुछ नया करना पड़ता है ना। तो ये कुछ नया जवाब है, और ई यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। Hand hygiene is to be used in the following situation by imaging professionals in the workplace। हैंड हाइजीन यूज किया जाता है कौन कौन सी सिचुएशन में, जब आप प्रोफेशनल एरियाज के अंदर काम करते हैं तो किस किस सिचुएशन में हैंड हाइजीन आप करेंगे। बिफोर केयरिंग फॉर ए पेशेंट, आफ्टर केयरिंग फॉर ए पेशेंट, व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर एन इन्वेजिव प्रोसीजर्स, एंड 1, 2 एंड 3। देखिएगा, हमने अभी पढ़ा कि WHO रिकमेंडेड जो हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग होता है उसमें 7 तो स्टेप होते हैं और 5 मूवमेंट होते हैं। कितने मूवमेंट होते हैं? 5 मूवमेंट। यहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है, 5 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? तो 2 बिफोर है और 3 आफ्टर मूवमेंट है। 2 बिफोर है और 3 आफ्टर मूवमेंट है। बिफोर मूवमेंट के अंदर बिफोर टचिंग टू द पेशेंट, बिफोर टचिंग टू द पेशेंट, बिफोर टचिंग टू द पेशेंट, बिफोर केयरिंग एनी एसेप्टिक और सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर। तो 2 बिफोर होते हैं, कोई भी पेशेंट को टच करने से पहले और उसके ऊपर कोई भी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर को कैरिड आउट करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन करना होता है। और 3 आफ्टर मूवमेंट होते हैं, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद में, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को, सराउंडिंग एरिया को, बेड्स को, क्रेडल्स को, उनको टच करने के बाद में, और आफ्टर एक्सपोजर टू एनी ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स ऑफ पेशेंट, पेशेंट के किसी भी बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड इसके प्रति एक्सपोज होने के बाद में। तो 2 कार्डिनल मूवमेंट है बिफोर वाले, बिफोर टचिंग और बिफोर कैरिंग एनी प्रोसीजर, और 3 आफ्टर है, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट्स सराउंडिंग, और आफ्टर एक्सपोजर टू एनी ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट। तो 2 बिफोर और 3 आफ्टर है, ये 5 ऐसे कार्डिनल मूवमेंट है जिसके बाद में जिसके लिए हैंड वॉशिंग आपको काम में लेना होता है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ऑप्शन बिफोर केयरिंग फॉर द पेशेंट, दैट इज बिफोर टचिंग टू द पेशेंट और बिफोर केयरिंग द पेशेंट, आफ्टर केयरिंग द पेशेंट। तो यहाँ पे भी हम हैंड हाइजीन करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि बिफोर वाला भी है और आफ्टर टचिंग टू द पेशेंट भी हैंड हाइजीन करना होता है। और when preparing for an invasive procedure, that is before carried out any invasive procedure, any medical procedure, any surgical procedure। तो 2 बिफोर और 3 आफ्टर, ये 5 ऐसे कार्डिनल मूवमेंट है जिन मूवमेंट के पहले या बाद में अपने को हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर काम में लेना होता है। इससे क्या होगा, इससे इंफेक्शन की स्प्रेडिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए पेशेंट हु एंटर ए हॉस्पिटल विद ए नॉन इन्फेक्शन। कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से वो कौन सा है जो रेफर्स करता है एक पेशेंट को एंटर इन द हॉस्पिटल विद ए नॉन इन्फेक्शन के साथ में हॉस्पिटल में एंट्रिंग हुई है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इडियोपैथिक इन्फेक्शन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाल ने आपसे पूछा है कि कौन सा रेफर करता है टू ए पेशेंट हु एंटर ए हॉस्पिटल विद ए नॉन इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शन के साथ में पेशेंट हॉस्पिटल में अगर एंटर हुआ है तो उसके लिए आप कौन सा टर्म काम में लेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल से ही एक्वायर्ड होता है, इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो वो इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड हुआ है वो नोजोकोमियल होता है। तो ये वो इन्फेक्शन नहीं है जो पेशेंट एंट्री करता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन के साथ में ही, उसको नोजोकोमियल नहीं कहते। ये हॉस्पिटल से ही एक्वायर्ड होता है, एंट्री होने के बाद में होता है। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन का तरीका होता है जो हॉस्पिटल में कैरिड आउट होने वाले किसी भी प्रोसीजर के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा पेशेंट को होता है। तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन वो है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा या किसी भी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर को जब हम पेशेंट के ऊपर कैरिड आउट करते हैं, उस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन है, ये ना तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है ना आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन है। और इडियोपैथी का मतलब होता है अननोन इन्फेक्शन। अननोन इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जिसका रीजन हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी इन्फेक्शन है, उसको अननोन इन्फेक्शन या इडियोपैथिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये तीनों ही जवाब यहाँ नहीं बन सकते जो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है। सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बनेगा कि कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सी ए आई या सी ए पी बोलते हैं, न्यूमोनिया होता है ज्यादातर ये। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज द इन्फेक्शन दैट that infected the patient in the community and the patient enter in the hospital with that non infection, and that infection is known as community acquired infection। कम्युनिटी से किसी इंडिविजुअल ने इन्फेक्शन को एक्वायर्ड किया और विद इन्फेक्शन वो हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहा है, तो इसको कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स नीडेड टू ट्रांसमिट एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि नीडेड है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के अंदर इनका रोल होता है। कौन से एलिमेंट्स है जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वोयर, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से जवाब लिखिएगा कौन से एलिमेंट्स है। देखिएगा एलिमेंट्स लिख दिया है इंपॉर्टेंट बात यही है जो कि नीड रहते हैं इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के। तो अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है उसको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं, वो इन्फेक्शन को एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट कर सकता है। रिजर्वायर, रिजर्वायर वो होता है जो इन्फेक्शन इन्फेक्शियस होने के बाद में जिसके पास में इन्फेक्शन रहता है उसको रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर मतलब हु हैव इन्फेक्शन, तो इसको हम रिजर्वायर कहते हैं। तो वो भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि उसके पास में इन्फेक्शन है और जिसके पास में होता है वही दे सकता है कि नहीं है। कोई भी चीज किसी के पास में होती है तभी वो दूसरे को दे सकता है। तो ये वो लोग हैं जिनके पास में इन्फेक्शन है तभी तो ये दूसरों को दे सकते हैं, अगर हो ही ना तो क्या देंगे, है ना। तो आपके पास में चाहे इन्फेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, अगर है तो आप अपने आप को खुश नसीब समझे, है ना, घबराए नहीं। मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि वो तरीके जिससे इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है ना। तो ये भी वो तरीके हैं जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं।
तो ए, बी और सी तीनों ही वो एलिमेंट्स है जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं या इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के लिए इनकी जरूरत होती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर और मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये तीनों ही वो एलिमेंट्स है जो कि नीड रहते हैं किसी भी इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करने के लिए, और ये वो एलिमेंट है जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। टचिंग इन्फेक्शियस लीजन्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, इन्फेक्शियस लीजन को टच करने या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होना कौन सा मेथड होता है? अगर किसी आप इन्फेक्शियस लीजन को, किसी आदमी को चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स वाले वेसाइकल को टच कर रहे हैं या सेक्सुअली इंटरकोर्स अगर हो रहा है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये कौन सा तरीका कहलाता है? दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। बहुत इजी क्वेश्चन है और ट्रांसमिशन के डिफरेंट तरीके हैं। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन वो होता है जो कि मॉस्किटो और जितने भी वेक्टर्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, उसको वेक्टर बोर्न कहते हैं, है ना। जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, डेंगी, चिकन पॉक्स, मलेरिया, है ना, एडीज और एनोफिलीज मॉस्किटो जो करते हैं, वो वेक्टर बोर्न तरीका कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा भाई। ड्रॉपलेट वो होता है जिसमें एयर ड्रॉपलेट, है ना, जिसका जो साइज है वो मोर देन 5 माइक्रोन होता है, और ड्रॉपलेट की वजह से, खांसने और छींकने से एक से दूसरे में स्प्रेडिंग होती है इन्फेक्शन की, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कहलाता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से, जिसमें ज्यादातर जो है वो फोमाइट्स काम करते हैं बीच में, कि मैंने मेरे हैंड जो है तो इन्फेक्टेड थे, मैंने किसी आर्टिकल को टच किया और उसी आर्टिकल को किसी दूसरे आदमी ने टच किया, तो इनडायरेक्ट तरीका था, फोमाइट्स ने बीच में रोल प्ले किया और इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर दिया। तो बी, सी और डी ये तीनों ही तरीके अलग तरीके के हैं जिसमें डायरेक्ट तरीके से इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ने लिखा है कि इन्फेक्शियस रीजन को टच करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये तरीका कौन सा है? डायरेक्ट तरीका है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। तो बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का जवाब यहाँ पे सही था, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट तरीके से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है, डायरेक्ट टच किया जा रहा है, या डायरेक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी डायरेक्ट टच से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये जो मेथड दिया हुआ है ये डायरेक्ट कांटेक्ट का तरीका, ये इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट या वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड वायरसेस कैन एंटर द बॉडी थ्रू। बैक्टीरिया और वायरस, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं। किसके थ्रू एंटर कर सकते हैं बॉडी के अंदर? ऑप्शन देखिएगा, ड्राई स्किन के थ्रू, ऑयली स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू और ब्रोकन स्किन के थ्रू। बैक्टीरिया और वायरस कैन एंटर द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू बॉडी में एंटर कर सकते हैं बैक्टीरिया और वायरस? फटाफट से जवाब लिखिएगा। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, मॉइस्ट स्किन और ब्रोकन स्किन। स्किन का यहाँ पे जिक्र है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हम पढ़ते हैं। स्किन एक लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है जिसका पीएच जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हाइड करता है। स्किन जो होती है उसके फंक्शन बहुत सारे हम पढ़ते हैं, और सबसे पहला फंक्शन हम स्किन का ये पढ़ते हैं कि स्किन जो होती है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। स्किन जो है वो क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। और फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं करती है, एक बैरियर का काम करती है। और अगर स्किन की इंटेक्टनेस गड़बड़ हो जाए, स्किन कट फट जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी आसानी से एंटर कर सकते हैं बॉडी में। तो एंटर कर सकते हैं बॉडी में अगर स्किन कैसी हो, कट फट जाए, इसको बोलते हैं ब्रोकन स्किन। बिल्कुल मैक्सिमम लोगों का जवाब यहाँ पे सही था, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोग मॉइस्ट स्किन को लेके संशय में चले गए, ड्राई स्किन और मॉइस्ट स्किन से एंटर नहीं करते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है कहीं भी मॉइस्टनेस हो तो, लेकिन इसके थ्रू एंटर कर जाते हैं ऐसा नहीं है। एंटर कब होगा? जब स्किन का ब्रोकन होगा, तो ब्रोकन स्किन ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को करवा सकती है, बाकी तरीके नहीं है एंटर होने के। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डी, दैट इज ब्रोकन स्किन। एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ब्रोकन स्किन इनटू द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है द टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज इज नोन एज। आज के इस सेशन का सबसे आसान सवाल, और ये आसान इसलिए है क्योंकि ये
मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, बार बार आता है और इस बार भी आएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है और इसलिए हम लोगों ने इसको रट लिया है, इसलिए अपने को ये क्या लगता है, बहुत आसान लगता है कि नहीं है। तो वो टाइम पीरियड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री होने से लेके फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम की अपीयरेंस होती है, तब तक के टाइम पीरियड को किस नाम से जानते हैं। और बिना ऑप्शन के आपका जवाब ये इंडिकेट करता है कि इस सवाल को तो आपने घोट के पी लिया है, मतलब आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको रट चुके हैं और अपना ज्ञान का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉन्फिडेंट होना है अपने को हर एक क्वेश्चन में बाय अटेम्प्टिंग दीज और आर सेशन, सारे सेशन, सारी सीएचओ की एग्जाम की जो अपनी प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, उस सारी प्लेलिस्ट को आप पढ़े, हर एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट करें इसी तरीके से। और जब आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप अपना एग्जाम में मैक्सिमम दे पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जिस तरीके से आप इसका जवाब दे पा रहे हैं कि साहब इसको तो हम क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, उसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अगर आपने अपने आप को विद क्वेश्चन सेशन विद रैशनल अपने आप को कॉन्फिडेंट रखा और अपने लॉजिक बनाए हुए रखे। तो इसी तरीके से आप लॉजिक बनाते रहिएगा तो आपको एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट होएगा। तो इस यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इंक्यूबेशन पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड, एक्यूट पीरियड या क्रोनिक पीरियड ये नहीं रहता है। सो द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल जिस तरीके से आप लोगों ने सही जवाब दिया यहाँ पे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पीरियड को, इस टाइम पीरियड को जिसमें माइक्रो ऑर्गन की एंट्री होती है बॉडी में और फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम अपीयर होते हैं, उस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। हर एक कम्युनिकेबल डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसको हम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज वाले टॉपिक के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे एक प्लेलिस्ट के अंदर है, उस सारी कम्युनिकेबल डिजीज को भी आप जरूर पढ़ें। एड्स इज कॉज्ड बाय विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत बढ़िया, हर्पीज वायरस, पुअर पर्सनल हाइजीन, एचआईवी वायरस और कंटामिनेटेड फूड फूड वेरी इजी क्वेश्चंस। एड्स इज ए डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ए वायरस, इसलिए पुअर पर्सनल हाइजीन या कंटामिनेटेड फूड तो होगा नहीं, वायरस से होता है। और दो वायरस के नाम लिखा हुआ है, हर्पीज और एचआईवी वायरस। और एड्स का पॉजिटिव वायरस वी ऑल नो, सी इज द करेक्ट वन, दैट इज एचआईवी वायरस। कौन होगा, एचआईवी वायरस। हर्पीज वायरस जो है वो हर्पीज डिजीज से संबंधित डिजीज करते हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जोस्टर वायरस जो होता है वो चिकन पॉक्स करता है ना। इसके अलावा जो है हर्पीज डिजीज जो स्किन का डिजीज होता है वो कोज करते हैं, जैसे बहुत सारी डिजीज रहती है। तो एचआईवी वायरस यहाँ पे करेक्ट है। वेरिसेला जोस्टर हर्पीज का ही एक टाइप है जो हर्पीज का इन्फेक्शन करते हैं। एचआईवी इज द ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो कि एड्स करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन्फेक्शन इन द सर्टेन एरिया कंसिस्टेंटली अकरिंग इन दैट पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कंसिस्टेंटली कोई इन्फेक्शन की अगर प्रेजेंस रहती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं। किसी भी एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में कंसिस्टेंटली कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक और स्पोरेडिक। किसी भी एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया में कंसिस्टेंटली लगातार अगर कोई इंफेक्शन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिएगा, एपिडेमिक का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्यूट तरीके से अचानक से किसी इंफेक्शन का पैदा हो जाना, उसको एपिडेमिक कहते हैं। वो कंसिस्टेंटली नहीं है लेकिन अचानक से किसी एरिया में, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है बहुत सारा जो है गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गया, तो ये एपिडेमिक बीमारी होती है। वही एपिडेमिक अगर पूरे होल वर्ल्ड को अफेक्ट कर ले तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। जैसे अगर कोरोना का अकरेंस जो है वो चाइना से हुआ था, वुहान सिटी से, तब वो एपिडेमिक थी। लेकिन जब उस वो चाइना के अलावा यूएसए, ब्राजील, इंडिया और लगभग पूरे वर्ल्ड को उसने कवर कर लिया तो वो पेंडेमिक बन गया। कोविड 19 अभी एक पेंडेमिक डिजीज बन गया। तो ये तो एपिडेमिक और पेंडेमिक होता है। और एंडेमिक वर्ड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लगातार कोई बीमारी रह रही है। जैसे मान लो जैसलमेर का कोई गांव है और उसके अंदर लगातार वहां पे मलेरिया प्रेजेंट है, इसको हम एंडेमिक कहते हैं। तो एंडेमिक लगातार कंसिस्टेंटली कोई डिजीज किसी सर्टेन पॉपुलेशन में रहना। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलरिटी के साथ में डिजीज होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, उसको स्पोरेडिक वर्ड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज एंडेमिक। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, एक्सीलेंट। नेक्स्ट है, इन्फेक्शन अकर इन द हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी के दौरान किसी इन्फेक्शन का होना क्या कहलाएगा।
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। 4 ऑप्शन है। हॉस्पिटल केयर फैसिलिटी में हॉस्पिटल्स के अंदर इंफेक्शन का होना, हॉस्पिटल के द्वारा इंफेक्शन का होना, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन बोल सकते हैं इसको। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन किसका दूसरा नाम है? बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, इट्स नोजोकोमियल इन्फेक्शन, डी करेक्ट आंसर है। ये तीनों तो मेथड है इंफेक्शन के ट्रांसमिशन के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ड्रॉपलेट। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें यही पूछा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा? इट्स नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कॉमन टाइप का नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन अगर आपने बोला, तो मोस्ट कॉमन टाइप का नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा है। सबसे कॉमन टाइप का नोजोकोमियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस और सेल्यूलाइटिस। मोस्ट कॉमन टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा रहता है? फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने अपना जवाब बिल्कुल सही पुट किया है। मोस्ट कॉमन टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ए इज द करेक्ट वन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटाइटिस या सेलुलाइटिस यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। यूटीआई जिसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गन जो है वो ई कोलाई रहता है, स्टीरिचिया कोलाई। और मोस्ट कॉमन टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है, और जिससे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन विद फीवर विद चिल्स, इस तरीके के सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो थे वो इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने ये ठान रखा है कि आपको एग्जाम को क्रैक करना है और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा एक बस इतना सा कहना है कि अपनी पढ़ाई के प्रति लॉयल बने और अपनी पढ़ाई के अंदर अपना बेस्ट दें, अपने बिग ड्रीम को अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करें, ताकि आपके पेरेंट्स जो आप पे बिलीव करते हैं उनका विश्वास आप फुलफिल कर सके। इसी जो है शुभकामना के साथ में आप लोगों से गुजारिश कि इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। वास्तव में अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप के टॉपिक जो है वो आपको मदद कर रहे हैं और आपके अंदर एक अच्छा ज्ञान का संचार कर रहे हैं, तो ये कई सारे लोगों के लिए एक हेल्पिंग मटेरियल हो सकता है जो एग्जाम में अपनी सफलता के सपने देख रहे हैं। उन सब लोगों तक इस मटेरियल को पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं और सारथी बन के उन सब लोगों तक इस मैटर को पहुंचाएं, ताकि वो सब लोग जिन तक आप पहुंचाएंगे वो सक्सेस होने के बाद में इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे कि उनकी सफलता का मंत्र उनको किसने दिया था। और अगर आप वो इंसान बनेंगे तो उन लोगों की वो दुआएं आपको ऐसी लगेगी कि जिंदगी में आप हर वो चीज अचीव करेंगे जो आप कर सकते हैं। उसमें फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना तो एक बहुत छोटी बात रह जाती है कि नहीं है? तो करिए मदद। मदद करने अगर आप इंसान हैं, क्योंकि किसी आदमी ने बहुत बेहतरीन कहा था कि अगर आप मदद कर रहे हैं तो वास्तव में आप इंसान हैं, और भगवान ये समझता है कि उन्होंने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की। इसी बेहतरीन थॉट के साथ में आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।